नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के लेक्चर में। आज हम कवर करेंगे मुद्रास्फीति को, यानी इन्फ्लेशन को। ये हमारे आरएस प्री और मेंस दोनों का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। इस लेक्चर में आज हम क्या पढ़ेंगे, क्या प्रारूप रहने वाला है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम तरलता क्या चीज़ होती है, फिर उसके बाद कीमत स्तर, फिर मुद्रास्फीति, फिर मुद्रास्फीति की गणना पढ़ेंगे कि कौन इसकी गणना करता है, कैसे गणना की जाती है। पद्धति पढ़ेंगे इसकी, एक बिंदु दर बिंदु पद्धति है और दूसरा आधार प्रभाव है, दोनों को जानेंगे। फिर हम मूल्य सूचकांक पढ़ेंगे, जो WPI, CPI, PPI, थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उत्पादक सूचकांक। फिर मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण देखेंगे, मुद्रास्फीति के अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों को जानेंगे। फिर अर्थव्यवस्था के प्रकार देखेंगे। लास्ट में हम IIB, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड देखेंगे। ये सारा आज हम टॉपिक है अपने लेक्चर में क्लियर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं तरलता से कि तरलता क्या चीज़ होती है। तरलता का मतलब है कि कोई भी वस्तु है वो कितनी आसानी से नगद में परिवर्तित हो जाती है। जैसे मेरे पास क्या है, नगद ही रुपया है, तो वो सबसे ज़्यादा तरल माना जाएगा। फिर किसी के पास अगर बैंक खाते में रुपए हैं तो उसे भी हम ATM से निकाल सकते हैं, वो भी ठीक ठाक तरलता की स्थिति में आता है। लेकिन अगर किसी ने मान लो FD करवा रखी है तो वो समय से पहले हम नहीं तुड़वाएंगे तो उस पर क्या लगेंगे, चार्ज लगेंगे। तो नुकसान के साथ हम तरलता को नहीं माप सकते। बिना नुकसान के नगद में परिवर्तित हो वही सबसे ज़्यादा तरल होता है। अब जैसे मेरे पास ये पेंसिल है, तो इस पेंसिल को मैं नहीं बेच सकता जल्दी से, तो ये बहुत कम तरल है। इसी को हम तरलता कहते हैं कि कोई भी वस्तु है वो बिना नुकसान के कितनी जल्दी नगद में परिवर्तित हो जाती है। किसी के पास मान लीजिए प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, तो वो भी कम तरल है, इतनी जल्दी उसकी सेल नहीं कर सकते। तो कोई वस्तु बिना किसी नुकसान के आसानी से नगद में परिवर्तित हो जाए। नगद सबसे ज़्यादा है। फिर मांग जमा, जो करंट अकाउंट होता है उसमें क्या है, कोई ब्याज नहीं मिलता, ना जमा कराने पर प्रतिबंध होता है और ना ही निकालने पर प्रतिबंध होता है, निकासी पर प्रतिबंध होता है, तो वो भी तरल है। उससे कम तरल होता है हमारा बचत खाता, जिसमें हम जमा तो करवा सकते हैं लेकिन निकासी पर प्रतिबंध होता है कि एक दिन में आप 40,000 ही निकाल सकते हो ATM से, चेक से आप इतने रुपए ही निकाल सकते हो, तो ये प्रतिबंध होते हैं। तो वो मांग जमा की तुलना में बचत जमा है वो कम तरल है। फिर है सावधि जमा, FD हो गई, ये आप एक निश्चित समयांतराल के बाद ही निकाल सकते हो। तो ये इनका तरलता का क्रम हो गया। तो मेरे हिसाब से तरलता क्लियर हो गई होगी। फिर आती है मुद्रास्फीति। क्या है? मुद्रास्फीति है कि जब निश्चित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में क्रमिक रूप से क्या हो, वृद्धि हो, उनका मूल्य धीरे धीरे करके बढ़ जाए, जिसके फलस्वरूप मुद्रा के मूल्य या उसकी क्रय शक्ति क्षमता में कमी आ जाए। पहले हम 10 रुपये किलो में 10 रुपये में 1 किलो चीनी ले रहे थे, अब चीनी हो गई महंगी, अब हमें वो 15 रुपये किलो में मिल रही है। तो मुद्रा की जो क्रय शक्ति क्षमता है वो क्या हो गई, यहाँ पर कम हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि जो चीनी का मूल्य है वो बढ़ गया है, मुद्रास्फीति वहाँ पर बढ़ गई है। इसे ही क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। अगर वस्तु और सेवा का मूल्य बढ़ेगा तो मुद्रा की क्रय क्षमता है उसमें क्या आएगी, कमी आएगी। और अगर वस्तु और सेवा का मूल्य घटेगा तो हम उतने ही रुपए में वो वस्तु ज़्यादा खरीद सकते हैं। कि पहले मान लो 10 रुपये किलो चीनी थी, अब वो हो गई 7 रुपये किलो चीनी, तो 10 रुपये हम 1 किलो से ज़्यादा खरीद पा रहे हैं। तो वहाँ पर मुद्रा की जो क्रय क्षमता है वो बढ़ जाती है। ये दोनों में एक दूसरे में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। एक बढ़ेगा, मूल्य बढ़ेगा तो क्रय क्षमता मुद्रा की घटेगी, मूल्य कम होगा तो मुद्रा की क्रय क्षमता बढ़ जाएगी। इसी को हम मुद्रास्फीति कहते हैं कि क्रमिक रूप से निश्चित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि हो जा रही। अब है इसके कारण क्या है, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य है वो समय के साथ क्यों बढ़ जाते हैं। सबसे पहला है मांग प्रेरित। कोई वस्तु है, मान लीजिए टमाटर हो गए, तो टमाटर की मांग अगर बाजार में बढ़ जाएगी, सारे लोग टमाटर खरीदने लग जाएंगे, जिसको 1 किलो खरीदना है वो 5 किलो खरीद रहा है,
तो मांग बढ़ जाएगी, और किसी भी चीज़ की मांग बढ़ती है तो फिर उसका मूल्य भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो मांग प्रेरित लागत जन्य, अगर मान लो कोई चीज़ बनाने में ही ज़्यादा खर्चा आ रहा है, लागत जन्य हो गई। आयातित, कोई चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो महंगी आ रही है। रुपये का मूल्य ह्रास, डिटेल में समझेंगे आगे। कालाबाजारी और जमाखोरी, किसी ने क्या कर लिया, स्टॉक कर लिया, जिससे क्या हो जाएगी, बाजार में आपूर्ति उस चीज़ की कम हो जाती है, मांग में वृद्धि हो जाती है, तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। थोड़ा डिटेल में देखें तो जो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति है उसके कारण है कि आरबीआई की विस्तारित मौद्रिक नीति, यानी आरबीआई ने ब्याज की दरों में कमी कर दी है, लोन सस्ते हो गए हैं, बाजार में तरलता बढ़ गई है, लोगों के हाथ में क्या आ गया है, पैसा आ गया है। पैसा आ जाएगा तो वो ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे तो फिर मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी। सरकार द्वारा राजकोषीय प्रोत्साहन, वही अगर सरकार ने प्रोसाइक्लिक राजकोषीय नीति को अपनाया है तो भी तरलता बढ़ जाएगी। लोगों की उच्च क्रय शक्ति क्षमता, लोगों की अगर आय में वृद्धि हो जाए, बाजार में काले धन में वृद्धि हो जाए और उपभोग खर्च में वृद्धि हो तो फिर मांग बढ़ जाती है और मुद्रास्फीति भी बढ़ जाएगी। ठीक है, मांग प्रेरित समझ में आ गया होगा। इसके बाद है लागत जन्य, जब वस्तुओं की लागत ही बढ़ जाए तो उसका बाजार मूल्य क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे गन्ने का मूल्य बढ़ गया तो चीनी का मूल्य क्या होगा, ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा। जो गन्ने पर सरकार एफआरपी की घोषणा करती है, अगर वो बढ़ा दे तो मिल मालिक क्या करेंगे, गन्ने को ज़्यादा मूल्य में खरीद रहे हैं तो जो चीनी बनेगी उसका मूल्य भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर ये देखिए यहाँ पर चारों कारक है, किराए में वृद्धि हो जाए, भूमि के किराए में, तो ये कारक लागत में आता है, तो फिर उत्पादन की जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी। अगर ब्याज में वृद्धि हो जाए, पूंजी ली हुई है किसी उद्यम की, उसके ब्याज में वृद्धि हो तो वो भी वो कहाँ निकालेगा, उत्पादन में ही निकालेगा। श्रमिकों को ज़्यादा वेतन दे रहे हैं, वो भी लागत होती है उद्यम के लिए, तो भी वो कारक लागत को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। भंडारण लागत, परिवहन की लागत बढ़ जाए, कच्चे माल का मूल्य बढ़ जाए, मध्यवर्ती वस्तुएं कच्चा माल ही होती है एक टाइप से, अगर उनका मूल्य भी बढ़ जाए, और सरकार द्वारा प्रशासनिक मूल्य में वृद्धि हो, जैसे एफआरपी में वृद्धि कर दे, तो इन सब कारणों से क्या होता है, जो वस्तुएं निर्मित हो रही है उनकी लागत क्या होती है, बढ़ जाती है, जिनके कारण उनका मूल्य बढ़ जाता है और जिससे मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। तो ये हो गई लागत जन्य। इसके बाद है आयातित, कि हम ऐसी चीज़ें हैं जो विदेशों से आयात करते हैं, जैसे कच्चा तेल हो गया। अब कच्चा तेल हम विदेशों से आयात करते हैं, उसको हम फिर क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं यहाँ पर। अगर वो कच्चा तेल ही हमें बाहर से महंगा मिलेगा तो हम उसको प्रोसेस करके जो पेट्रोल डीजल वगैरह बनाते हैं ये भी क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। तो इसलिए वैश्विक बाज़ार में अगर इनकी कीमतें बढ़ती है, कच्चा तेल हो गया, सोना हो गया, तो फिर देश में भी इनकी कीमतें बढ़ जाएगी। अगर हो जाए रुपए का मूल्य ह्रास, रुपए का मूल्य ह्रास ध्यान से समझ लेना दोस्तों, क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस पे, कि जब डॉलर के मुकाबले रुपए का मूल्य कम होता है, रुपए का मूल्य ह्रास हम डॉलर के मुकाबले लेकर चलते हैं। वैसे सभी करेंसी का आपस में क्या होता है, एक सिस्टम है कि कौन सी करेंसी है वो दूसरी करेंसी में जब हम उसको बदलेंगे तो कितने गुना उसमें परिवर्तन होगा। जैसे भारत का रुपया है वो नेपाल में कितना है, 1.7 गुना है। डॉलर है वो इंडिया में कितना है, 89 गुना हो गया। $1 यहाँ का 89 रुपये, भारत का 100 रुपया, नेपाल के 170 रुपये है। ठीक है, लेकिन हम डॉलर को क्या मान लिया है, एक मानक मान लिया है। तो जब डॉलर के मुकाबले रुपए का मूल्य कम होता है तो रुपए का अवमूल्यन या मूल्य ह्रास कहते हैं। अब यहाँ पर दो टर्म है, एक है अवमूल्यन और एक है मूल्य ह्रास। अवमूल्यन भारत सरकार के द्वारा किया जाता है, आरबीआई के द्वारा किया जाता है, मतलब उसको जानबूझकर रुपए का मूल्य हम कम करते हैं। जबकि मूल्य ह्रास क्या होता है, मूल्य ह्रास है कि वैश्विक बाजार में मांग और आपूर्ति के आधार पर क्या होता है,
मूल्य का जो रुपए का मूल्य है वो कम होता है। तो ये अवमूल्यन और मूल्यह्रास है। अवमूल्यन जानबूझकर किया जाता है, मूल्यह्रास स्वतः होता है वैश्विक बाजार में मांग और आपूर्ति के आधार पर। 3 बार हमने रुपए का अवमूल्यन किया है, 1949 में, 1966 में और 1991 में। ये हमें याद रख लेना है। जैसे $1 है वो 80 रुपये के बराबर है। जब रुपए में अवमूल्यन होगा या मूल्यह्रास होगा तो $1 की कीमत है वो 85 रुपये हो जाएगी। इसमें डॉलर की कीमत क्या हो रही है? बढ़ रही है। रुपए की कीमत क्या हो रही है? घट रही है। क्यों होता है ये? क्योंकि हर देश में एक फॉरेक्स रिजर्व होता है, जिसमें क्या होता है? डॉलर होता है। जब उसके फॉरेक्स रिजर्व से डॉलर का बहिर्प्रवाह होता है, यानी डॉलर बाहर जाता है, तो डॉलर क्या हो जाएगा? दोनों हाथ दिख रहे हैं क्या मेरे? डॉलर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। डॉलर कम हो जाएगा तो जो चीज़ कम है उसकी मांग ज़्यादा होती है और मूल्य बढ़ जाता है। तो डॉलर का मूल्य बढ़ेगा तो रुपए का मूल्य क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वही चीज़ अगर डॉलर हमारे भारत में आ रहा है तो डॉलर क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो गया। अब कोई चीज़ ज़्यादा हो गई तो उसका मूल्य क्या होगा? कम होगा। मतलब डॉलर का मूल्य कम होगा तो रुपए का मूल्य बढ़ जाएगा। यही सिस्टम है। समझ में आ गया होगा। अवमूल्यन और मूल्यह्रास। अवमूल्यन सरकार के द्वारा जानबूझकर, मूल्यह्रास वैश्विक बाजार में अंतर्राष्ट्रीय मांग और आपूर्ति के आधार पर। अवमूल्यन को बोलते हैं डिवैल्यूएशन और मूल्यह्रास को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अगर रुपए का मूल्यह्रास होता है तो भी मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है? क्योंकि रुपए का मूल्य हुआ तो फिर निर्यात क्या होगा? अवमूल्यन और इसमें मूल्यह्रास में निर्यात बढ़ जाता है। आयात क्या होता है? कम होता है। जबकि मुद्रास्फीति है उसमें निर्यात कम होता है और आयात क्या होता है? बढ़ जाता है। ये भी चीज़ मैं समझा देता हूँ आपको। रुपए के मूल्यह्रास से निर्यात कैसे बढ़ता है? अब मान लीजिए ये एक पेन है, ये आज $1 में मिल रहा है मुझे। मैं कहाँ बैठा हूँ? अमेरिका में बैठा हूँ। भारत में ये पेन बना तो भारत में आज इसकी कीमत कितनी है? 80 रुपये। मुझे कितने में मिला? $1 में मैंने ले लिया। अब हो गया रुपए का अवमूल्यन या मूल्यह्रास। $1 के बराबर कितने हो गए? 85 रुपये हो गए। इंडिया में कितने का बन रहा है? 85 रुपये का। पहले कितना मिलता था? 80 रुपये का। लेकिन मुझे अभी भी कितने में मिल रहा है? $1 में। लेकिन इंडिया के रुपए के हिसाब से ये क्या हो गया है? सस्ता हो गया है। तो इस प्रकार रुपए का अवमूल्यन या मूल्यह्रास होने से विदेशों में, विदेशी बाजार में भारत की वस्तुएं और सेवा है वो सस्ती हो जाती है, मतलब प्रतिस्पर्धी हो जाती है, जिससे निर्यात क्या होता है? बढ़ जाता है। आयात कम क्यों हो जाता है? क्योंकि आयात के लिए हमको क्या देना है? डॉलर देने हैं। डॉलर देने हैं तो वो रुपए पहले 80 रुपये का $1 था। अब उल्टा मान लीजिए, अब यही पेंसिल कहाँ बन रही है? अमेरिका में बन रही है। अमेरिका में कितने डॉलर की बनी? $1 की बन रही है। मैं कहाँ बैठा हूँ? भारत में। पहले मैं इस पेंसिल को कितने रुपए में लेता था? $1 में लेने के लिए मुझे सबसे पहले $1 खरीदना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे 80 रुपये देने पड़ते थे। 80 रुपये दिए, डॉलर लिया, $1 में ये पेंसिल मैंने ले ली। अब क्या हो गया? रुपए का अवमूल्यन हो गया या मूल्यह्रास हो गया। तो अब $1 85 रुपये के बराबर हो गया है। अमेरिका में अभी भी ये पेंसिल कितने की है? $1 की है। लेकिन मुझे अब डॉलर देने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे? 85 रुपये देने पड़ेंगे। पहले कितने देता था? 80 देता था। तो फिर आयात क्या हो गया इसका? महंगा हो गया। महंगा हो गया तो आयात हम कम कर देंगे। तो इस प्रकार रुपए का जो मूल्यह्रास है वो निर्यात को बढ़ाता है, आयात को कम करता है। लेकिन मुद्रास्फीति, दोनों में हो क्या रहा है? दोनों में रुपए का मूल्य कम हो रहा है, लेकिन मुद्रास्फीति है वो अपने देश के सीमा के अंदर है। वो किस कारण से होती है? जब हमारे देश में वस्तु और सेवा महंगी हो जाती है। वस्तु और सेवा महंगी हो गई। मान लीजिए ये पेन 80 रुपये में बनता था, अब ये कितने में बनने लग गया? 100 रुपये में बनने लग गया। तो मुद्रास्फीति हो गई, रुपए की
जो क्रय क्षमता है वो भी कम होगी। पहले 80 में था, अब 100 में था। अब जब हम इसका निर्यात करेंगे तो भी विदेशी जो यूएस में बैठा है, अमेरिका में बैठा है, उसको $1 से ज़्यादा रुपए देना पड़ेगा। पहले $1 में ही आ रही थी, तो निर्यात क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, इसलिए कम हो जाएगा। लेकिन आयात क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि चीज़ें महंगी अपने यहाँ महंगी है, दूसरी जगह क्या होगी, सस्ती होगी, तो हम वहाँ से आयात कर सकते हैं, तो आयात बढ़ जाता है। ये होता है मुद्रास्फीति और रुपए के मूल्यह्रास में अंतर। दोनों में होता तो रुपए की क्रय क्षमता है, रुपए के मूल्य में कमी है, लेकिन प्रभाव दोनों का क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ये पीटी का क्वेश्चन है वो हमारा बन सकता है। निर्यात बढ़ेगा, प्रतिस्पर्धात्मक होगा, चीज़ें सस्ती होगी। आयात घटेगा, महंगा होगा, चीज़ें महंगी होगी। ठीक है। अब देखते हैं कि भारत में मुद्रास्फीति की गणना कैसे की जाती है, कौन करता है। भारतीय मुद्रास्फीति की गणना मासिक आधार पर एनएसओ के द्वारा की जाती है, जो सांख्यिकी विभाग के अंदर और मौसपी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। हम जान चुके हैं। जानते हो तो कमेंट बॉक्स में इसका पूरा नाम और मौसपी की फुल फॉर्म लिख देना। दो पद्धति अपनाई जाती है, बिंदु दर बिंदु और आधार प्रभाव। बिंदु दर बिंदु वही पद्धति है जो हम जीडीपी नापने के लिए क्वार्टर के हिसाब से जीडीपी नापते हैं कि इस क्वार्टर वन की पहले वर्ष के क्वार्टर वन के साथ, इस क्वार्टर टू की पहले वर्ष के क्वार्टर टू के साथ, इस क्वार्टर थ्री की पहले वर्ष के क्वार्टर थ्री के साथ। वैसे ही ये भी पिछले वर्ष के सेम महीने की इस वर्ष के सेम महीने के साथ इसको मापा जाता है। जनवरी 24 की जनवरी 25 के साथ, फरवरी 24 की फरवरी 25 के साथ मासिक आधार पर हम इसको गणना करते हैं। दूसरा है आधार प्रभाव। इसमें क्या है, यह वास्तविक मुद्रास्फीति प्रदर्शित नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये जो पिछली मुद्रास्फीति है उसके प्रभाव को वर्तमान मुद्रास्फीति से अलग करके दिखाता है। कैसे दिखाता है? मान लीजिए पिछले वर्ष मुद्रास्फीति कितनी थी, 7 थी। इस वर्ष मुद्रास्फीति कितनी है, 9 है। तो कितनी बढ़ गई, 2% बढ़ गई। लेकिन कई बार ये आंकड़ा क्या है, गलत हो जाता है। कैसे? मान लीजिए पिछले वर्ष मुद्रास्फीति थी -2 और वर्तमान वर्ष में मुद्रास्फीति कितनी है, 2 है। तो जब हम इसको इसमें से घटाएंगे तो -4% आ गई, जो एक सटीक आंकड़ा नहीं है। ठीक है। तो यह मुद्रास्फीति का वर्तमान वर्ष की मुद्रास्फीति पर पड़ने वाले प्रभाव को प्रदर्शित करता है। और कम मुद्रास्फीति भी अधिक परिलक्षित होती है। जैसे ये यहाँ पर 2 ही है लेकिन ये 4 दिखा रहा है। ठीक है। ये हो गया इसका आधार प्रभाव से गणना। मुद्रास्फीति की औसत वार्षिक दर। औसत निकालने के लिए वर्ष का 12 महीनों की मुद्रास्फीति जोड़ो बटे में भाग 12। सिंपल सा फॉर्मूला है औसत वाला ही। अब आता है मूल्य सूचकांक, प्राइस इंडेक्स। क्या होता है? इसका एक फॉर्मूला है PN/P0, जहाँ पर N होता है वर्तमान मूल्य यानी वर्तमान वर्ष का मूल्य और O होता है आधार वर्ष का मूल्य। यह निश्चित वस्तु और सेवाओं के औसत मूल्य भ्रांश में वृद्धि दर्शाता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु पहले कितने रुपए की थी, आधार वर्ष में मान लीजिए थी कितने की, 50 रुपए की, लेकिन वर्तमान वर्ष में वो कितनी हो गई है, 550 रुपए की हो गई है। तो PI क्या आ जाएगा, 550/50 यानी आ जाएगा 11। तो ये 11 गुना बढ़ गया है। ठीक है। यही बताता है, ये औसत मूल्य भ्रांश में वृद्धि बताता है गुणा में। मूल्य सूचकांक हम 3 प्रकार के हैं, मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं, तीसरे का भी हम यूज नहीं कर पा रही है अपनी सरकार, लेकिन WPI के स्थान पर उसी को यूज करेगी, PPI। अभी हम देखते हैं WPI होता है, एक होता है CPI। WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक, और CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अब ये चीज़ क्या होती है, ये भी पीटी और मेंस की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, आराम से समझना।
थोक मूल्य सूचकांक है, इसकी गणना मासिक आधार पर की जाती है और इसका आधार वर्ष लिया गया है 2011-12। गणना एनएसओ के द्वारा की जाती है, लेकिन आंकड़े जारी करता है आर्थिक सलाहकार कार्यालय। अब ये किस विभाग के अंतर्गत आता है? ये आता है DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, आंतरिक व्यापार एवं उद्योग संवर्धन विभाग के अंतर्गत आता है। ये विभाग कौन से मंत्रालय में आता है? ये उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के अधीन आता है। तो आपको यही याद रखना है कि WPI की गणना करता है NSO, लेकिन आंकड़े जारी करता है आर्थिक सलाहकार कार्यालय, जो DPIIT के अंतर्गत आता है, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। WPI में केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है, सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता, और ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, जिसके कारण इसको PPI है उससे प्रतिस्थापित किया जाना है। PPI क्या है समझेंगे आगे। WPI में कुल 697 वस्तुएं शामिल हैं। ये 97 वस्तुएं शामिल की गई है। क्यों? क्योंकि इसकी परिभाषा में ही है, देखो, निश्चित वस्तु और सेवाओं के औसत मूल्य भारांश में वृद्धि है। तो ये WPI में निश्चित वस्तु है 697, सेवा इसके अंतर्गत नहीं आती है। अब ये 697 कौन सी वस्तुएं हैं? तो इसमें 3 घटक बनाए गए हैं। एक होता है प्राथमिक घटक, जिसमें खाद्य एवं गैर खाद्य वस्तुएं आती है, जो 117 वस्तुएं हैं। भारांश है इसका 22.62%। फिर आता है ईंधन, जो 16 वस्तुएं हैं, 13.15%। फिर आता है विनिर्मित, जिसमें 564 वस्तुएं हैं और इसका भारांश है 64.23%। ये हमें याद ही रखना पड़ेगा। इतना याद नहीं रखना है तो कम से कम हम इनका क्रम याद रख सकते हैं। भारांश का विनिर्मित का सबसे ज़्यादा है, फिर प्राथमिक है, ईंधन का सबसे कम है। ठीक है, तो ये हो गए WPI की बास्केट के 3 घटक। बास्केट यानी बस ऐसे ही एक जगह सूची बनाकर इनको लिखा हुआ है, उसी को बास्केट बोलते हैं। वर्ष 2017 में जो WPI है उसमें 3 परिवर्तन किए गए थे। एक तो इसका आधार वर्ष बदला था, जो पहले 2004 से 5 था, अब 2011-12 किया गया है। पहले वस्तुओं की संख्या 676 थी, अब 697 की गई है। खाद्य वस्तुओं के भारांश में वृद्धि की गई है, जो पहले कम था, लेकिन खाद्य सूचकांक को जोड़ा गया तो ये अब लगभग 24% हो गया है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, ये 3 परिवर्तन हुए हैं। अब है CPI, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसकी भी गणना मासिक आधार पर, किसके द्वारा? NSO के द्वारा। आंकड़े जारी कौन करता है? NSO ही करता है। इसमें आर्थिक सलाहकार कार्यालय नहीं है, वो कहाँ है? WPI में। इसमें NSO ही गणना करता है, NSO ही आंकड़े जारी करता है। आधार वर्ष है इसका 2012। इसमें वस्तु और सेवा दोनों शामिल है। WPI में केवल वस्तु शामिल है, CPI में वस्तु और सेवा दोनों शामिल है। CPI में प्राथमिक वस्तु खाद्य एवं पेय पदार्थ का भारांश कितना है? 45.9% यानी 46% है, जबकि वहाँ कितना था? 24% था। CPI में कुछ सूचकों को शामिल किया गया है। कौन से सूचक हैं? 5 सूचक हैं, जिनमें से एक को 2008 में हटा दिया गया था। एक बार 6 को देख लेते हैं। CPI AL मतलब एग्रीकल्चर लेबर, कृषि श्रमिक। दूसरा है RL, रूरल लेबर, ग्रामीण श्रमिक। तीसरा है IW, इंडस्ट्रियल वर्कर, औद्योगिक श्रमिक। 3 तो श्रमिक ही हो गए, कृषि, ग्रामीण, औद्योगिक। AL, RL, IW। चौथा है CPI UNME, अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय, शहरी गैर शारीरिक श्रमिक। 2008 से इसको हटा दिया गया है। फिर एक 2015 में नया जोड़ा गया, उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर, CPI R&U, रूरल एंड अर्बन, शहरी प्लस ग्रामीण। इन सब की गणना कौन करता है? NSO करता है। आंकड़े जारी कौन करता है? श्रम ब्यूरो जारी करता है, ये याद रख लेना। लेकिन CPI की गणना और जारी कौन करता है? NSO ही करता है। इनके जो सूचक हैं, इनकी गणना NSO और आंकड़े जारी
श्रम ब्यूरो। सीपीआई में आयातित वस्तुओं और सेवाओं को भी शामिल किया जाता है, ये याद रखना है। सीपीआई आईडब्ल्यू है, इंडस्ट्रियल वर्कर वाला है, उसका प्रयोग है जो वो केंद्रीय कर्मचारियों का जो डीए बढ़ाते हैं उसकी गणना के लिए किया जाता है। निजी कर्मचारियों का कोई डीए नहीं मिलता है, सिर्फ केंद्रीय कर्मचारी जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हीं को मिलता है। 2015 में उर्जित पटेल समिति बनी थी, उसी ने सिफारिश की थी कि जो सीपीआई आर एंड यू है इसको इंक्लूड किया जाए और इसी को हेडलाइन मुद्रास्फीति बोलते हैं, याद रखना। हेडलाइन मुद्रास्फीति सीपीआई आर प्लस यू। और मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण है जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है उसमें इसका ही उपयोग किया जाता है। अब सीपीआई आर है उसके अंदर 448 वस्तु और सेवाएं हैं। सीपीआई यू है उसके अंदर 460 वस्तु और सेवाएं हैं। लेकिन सीपीआई आर एंड यू है उसमें 299 वस्तु और सेवाएं हैं। ये समझ में आया? दोनों में ज़्यादा है लेकिन इसमें कम क्यों है? क्योंकि इसके अंतर्गत ये ग्राफ बना है, ये वाला, ठीक है। 448 इसमें है, 460 इसमें है, लेकिन जो ये है कितनी है? 299, आर प्लस यू वाली, ठीक है। इसलिए ये 299 है, याद रखना है। 2015 से पहले आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति में डब्ल्यूपीआई का प्रयोग करता था, लेकिन अब ये सीपीआई आर प्लस यू का उपयोग ही करता है। ये भी पीटी का क्वेश्चन बन सकता है। फिर है पीपीआई, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, उत्पादक कीमत सूचकांक। उत्पादक कीमत क्या होती है? उत्पादक मूल्य क्या होता है कि जिस मूल्य पर वस्तु और सेवा का विक्रय किया जाता है, उत्पादक उनका विक्रय करता है थोक विक्रेता को, वही उत्पादक मूल्य है। और जो उत्पादक मूल्य में उतार चढ़ाव की गणना करने के लिए जिस सूचकांक का उपयोग करते हैं वही उत्पादक मूल्य सूचकांक कहलाता है। मैं उसमें बताना भूल गया था कि ये थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या है। थोक मूल्य क्या है? जहां पर वस्तुओं का थोक में क्रय विक्रय किया जाता है। अगर उस थोक मूल्य में उतार चढ़ावों को गणना करने के लिए जिस सूचकांक का उपयोग करते हैं वो थोक मूल्य सूचकांक। इसी प्रकार जिस मूल्य पर उपभोक्ता वस्तुओं का क्रय करता है उस मूल्य में उतार चढ़ाव की गणना के लिए जिस सूचकांक का उपयोग करते हैं वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहलाता है, ठीक है। जो पीपीआई है इसमें भी वस्तु और सेवा दोनों इंक्लूड की जाती है। केवल डब्ल्यूपीआई में वस्तु है, बाकी सीपीआई और पीपीआई दोनों में वस्तु प्लस सेवा है। अब पीपीआई और जो डब्ल्यूपीआई है वो लगभग सेम है, क्योंकि उत्पादक जिस मूल्य पर वस्तु बेचता है थोक विक्रेता को, उसी मूल्य पर तो थोक विक्रेता खरीदता है जो डब्ल्यूपीआई है, लेकिन उसमें सेवाएं नहीं हैं। लेकिन पीपीआई में क्या है? सेवाएं हैं। और भारत में सेवा क्षेत्र है वो कितना प्रतिशत है? लगभग 54 से 55% है। तो सेवाओं को वर्तमान में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी हो गया है। इसीलिए डब्ल्यूपीआई के स्थान पर सरकार पीपीआई का उपयोग करने जा रही है, लेकिन अभी तक शुरू नहीं किया है, ये ध्यान में रखना है। सरकार जल्दी ही डब्ल्यूपीआई की जगह पीपीआई को शुरू करना चाहती है, क्योंकि सेवा डब्ल्यूपीआई में नहीं है, 55% सेवा क्षेत्र है। 2016 में जो पीपीआई है ये बीएन गोलदार समिति की सिफारिश पर इसकी गणना करने के लिए बोला था। गोलदार समिति ने बोला था कि पीपीआई और डब्ल्यूपीआई दोनों की ही गणना की जानी चाहिए, आधार वर्ष दोनों का समान होना चाहिए और जो सेवाएं हैं उनकी एक तालिका अलग से बनाई जानी चाहिए पीपीआई में। ये थी बीएन गोलदार समिति, जो किससे संबंधित है? पीपीआई से संबंधित है, याद रख लेना। उर्जित पटेल समिति सीपीआई आर प्लस यू से संबंधित है। बाद में और भी है उर्जित पटेल समिति में। तो अब है मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण, इन्फ्लेशन टारगेटिंग। ये क्या चीज़ होती है? मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का मतलब है कि हम एक टारगेट फिक्स कर देंगे कि मुद्रास्फीति इतनी ही बढ़नी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। इसी को मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण कहते हैं। मतलब मुद्रास्फीति पर एक प्रकार से नियंत्रण करना। पहले क्या होता था? आरबीआई और सरकार मिलकर के नियंत्रण करते थे। आरबीआई अपनी मौद्रिक नीतियों से और सरकार अपनी राजकोषीय नीतियों से इसको नियंत्रित करने का प्रयास करते थे, लेकिन दोनों में तालमेल के अभाव के कारण ये नियंत्रित नहीं हो पाती थी।
फिर 2015 में आरबीआई और सरकार ने एक समझौता किया जो MPFA समझौता कहलाता है, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो आरबीआई एक्ट 1934 है उसमें संशोधन किया गया, जिसमें दो धाराएं जोड़ी गई, एक 45ZA और दूसरी 45ZB। 45ZA है वो मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण से संबंधित है और 45ZB है वो मौद्रिक नीति समिति, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसके निर्माण से संबंधित प्रावधान है। अब मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण में क्या है, इसमें है कि इसका निर्धारण सरकार द्वारा आरबीआई गवर्नर की परामर्श से 5 वर्ष के लिए किया जाएगा। ये उर्जित पटेल समिति की ही सिफारिश थी जो 2015 में दी गई थी और इसे 2021 से 2026 तक 4+- 2% रखा गया। ठीक है, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण कि कम से कम 2% होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 6% होनी चाहिए, ये इसकी सहनीय सीमा कहलाती है। ठीक, अब उर्जित पटेल समिति की सिफारिशें क्या थी कि मुद्रास्फीति का लक्ष्यीकरण 4+- 2% हो। 2021-26 तक यही है, सरकार ने सिफारिशें मान ली थी। और मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण में CPI R+U का प्रयोग होना चाहिए। दोनों बातें आ गई। अब मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण है, इसमें क्या है कि यदि लगातार 3 तिमाही मुद्रास्फीति नियंत्रित नहीं होती है आरबीआई के द्वारा, तो सरकार को वो कारण बताएगा और उसका उपचार भी लिखित रूप में बताएगा कि इसका समाधान कैसे किया जाए। 2022 में क्वार्टर 1, 2, 3 में 6% से ज़्यादा मुद्रास्फीति रही थी, तो आरबीआई ने लिखित रूप में इसको बताया भी था। अब जो मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण है ये भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्थिर मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण और एक होता है नम्य या लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण। स्थिर जो है उसमें क्या है, फिक्स कर देते हैं एक ही दर में कि 4% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ना 4% से कम होनी चाहिए, जो लगभग असंभव ही होता है। नम्य में ऊपरी और निचली सहनीय सीमा तय की जाती है, जैसे अपना कितना है 4+- 2%, कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 6, इसके बीच में रहनी चाहिए, जो लागू की भी जा सकती है। तो ये हो गई मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण। अब है जो मौद्रिक नीति समिति है वो कैसे बनेगी, ये 2016 में बनाई गई थी। इसके अंदर अध्यक्ष को मिला करके 6 सदस्य होते हैं, 3 सदस्य आरबीआई की तरफ से, 3 सदस्य सरकार की तरफ से मनोनीत होते हैं। जो 3 सदस्य आरबीआई की तरफ से होते हैं उसी में एक आरबीआई गवर्नर होता है। सभी सदस्यों के गवर्नर को छोड़ करके एक एक वोट होता है। गवर्नर के पास 2 वोट होते हैं, एक नॉर्मल वाला और एक निर्णायक मत। ठीक, 3 सदस्य आरबीआई, 3 सदस्य सरकार, इन 3 सदस्यों के 3 वोट। इन 3 सदस्यों में 2 नॉर्मल होंगे, एक गवर्नर होगा। इन 2 के 2 वोट होंगे और गवर्नर के पास 2 वोट होंगे, एक निर्णायक मत भी होता है। कार्य क्या है एमपीसी का, आरबीआई की नीतिगत ब्याज दरें तय करना, जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब आरबीआई पढ़ेंगे, इनको तय करना। मौद्रिक नीति का निर्माण करना, हर दूसरे महीने उसकी समीक्षा करना। वर्ष में 6 बार हो गई, हर दूसरे महीने करेंगे तो। इससे पहले ये कितनी बार होती थी, 4 बार ही होती थी, लेकिन अब 6 बार हो गई। और मुद्रास्फीति लक्ष्य को हासिल करना, जो अपना 4+- 2% है। ये है मौद्रिक नीति समिति के कार्य। अब है मुद्रास्फीति का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक पेज जोड़ लेता हूँ फिर पढ़ाता हूँ आपको। सबसे पहले है सामान्य मुद्रास्फीति दर, नॉर्मल रह रही है। सामान्य मुद्रास्फीति दर होगी, दूसरा ले लेता हूँ ना, सामान्य इन्फ्लेशन रेट। तो जो उत्पादक वर्ग है वो क्या रहेगा, उत्साहित रहेगा, क्योंकि मांग भी हो रही है उतनी ही मूल्य भी बढ़ रहा है। मुद्रास्फीति सामान्य है, उत्पादक वर्ग उत्साहित है, मांग में भी क्या है, बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ोतरी तो नहीं बोल सकते, स्थिर है। ठीक है, तो जीडीपी भी स्थिर रहेगी अपनी।
लोगों की जो रोजगार है वो भी स्थिर रहेगा, तो एक प्रकार से समृद्धि की स्थिति आती है। जीडीपी ग्रोथ रेट है वो भी स्थिर रूप से, सतत रूप से चलती रहती है। ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है? इसके बाद है निम्न मुद्रास्फीति दर, यानी अगर मुद्रास्फीति दर 2% से कम हो गई, यानी मूल्य वस्तुओं का बढ़ ही नहीं रहा है। अगर वस्तुओं का मूल्य नहीं बढ़ेगा तो जो उत्पादक वर्ग है उसको क्या होगा? हतोत्साहित होगा। उत्पादक वर्ग हतोत्साहित हो जाएगा, उत्पादन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, आपूर्ति भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है। तो ये बेरोजगारी को भी बढ़ा देता है, क्योंकि उत्पादन नहीं करेंगे तो उद्योग धंधे नहीं चलेंगे, बंदे कम काम करेंगे, तो ये एक तरह से हमें मंदी की स्थिति की ओर लेकर जाता है। तो उच्च मुद्रास्फीति दर है, अगर मान ली 6% से ज़्यादा होगी, चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, तो क्या होगा? तो फिर चीज़ें क्या हो गई? महंगी, महंगी हो जाएगी। इससे काटूं क्या? इसको करता हूँ फ्री। इसे डिलीट कर। अगर चीज़ें महंगी हो गई तो फिर मांग क्या हो जाएगी? उसकी कम हो जाएगी। मांग कम हो जाएगी तो फिर जो उत्पादन है वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उत्पादन कम हो जाएगा तो बेरोजगारी क्या होगी? बढ़ जाएगी। जीडीपी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समृद्धि क्या हो जाएगी? अपनी कम हो जाएगी। तो इसमें क्या है? उच्च मुद्रास्फीति, मंदी की स्थिति आ जाती है, बेरोजगारी होती है। इसी को हम स्टैगफ्लेशन भी बोलते हैं, मंदी समेत मुद्रास्फीति। जब उच्च मुद्रास्फीति आ जाती है, जब निम्न मुद्रास्फीति होती है तो केवल मंदी आती है, बेरोजगारी ज़्यादा नहीं आती है, लेकिन उच्च मुद्रास्फीति में बेरोजगारी भी आ जाती है। एक अवधारणा है फिलिप्स बकर, जो बताता है कि मुद्रास्फीति दर है जो व्युत्क्रमानुपाती होती है बेरोजगारी दर के। ये और जो उच्च मुद्रास्फीति दर है ये एक दूसरे का क्या करते हैं? यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन है, दोनों एक दूसरे के अपवाद हैं स्टैगफ्लेशन के। ये फिलिप्स वक्र बनता कैसे है? ये ऐसे बनाता है अपना वक्र, जैसे हो गया ये। बेरोजगारी दर बढ़ा रहा है, इधर ये क्या बढ़ा रहा है? मुद्रास्फीति बढ़ा रहा है। ठीक है। तो ये वक्र ऐसे बनाता है। मतलब मुद्रास्फीति बढ़ी है तो बेरोजगारी दर कम हुई है। लेकिन स्टैगफ्लेशन में क्या होता है? मुद्रास्फीति की दर बढ़ रही है तो मतलब चीज़ें महंगी हो रही है, मांग कम हो रही है, उत्पादन भी कम होगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। लेकिन ये कह रहा है मुद्रास्फीति बढ़ने पर बेरोजगारी यहाँ पर क्या है? कम है, ये ज़्यादा है। और जब मुद्रास्फीति कम है तो बेरोजगारी दर ज़्यादा है, ऐसा नहीं होता है। तो ये एक दूसरे के अपवाद है। बस इसका ये सूत्र याद रख लेना है, मुद्रास्फीति व्युत्क्रमानुपाती है बेरोजगारी दर के फिलिप्स वक्र। अब है विभिन्न वर्गों पर उच्च मुद्रास्फीति का पड़ने वाला प्रभाव। तो जो उत्पादक है, व्यापारी है, किसान है, परिवर्तनशील आय वाले हैं, यानी जिनकी आय में डीए लगता है, जो ऋणी है, जिन्होंने ब्याज ले रखा है, मतलब धन उधार ले रखा है, जो देनदार है, जिनको कोई भी अपने दायित्व चुकाने हैं, तो उनको तो हो जाता है लाभ। लाभ कैसे होता है? मान लीजिए किसी ने क्या लिए? 100 रुपये लिए, कितने प्रतिशत ब्याज पर? 10% ब्याज पर उधार लिए। 1000 रुपये लिए, उसको कितने चुकाने हैं ब्याज? 100 रुपये चुकाना है 1 वर्ष में। लेकिन अगर 1 वर्ष में मुद्रास्फीति ही 15 वर्ष हो गई तो फिर 1000 रुपये पर मुद्रास्फीति कितनी हो गई?
150 कम यानी 800, यानी ये 85 रुपये, 800, ये हो गए 1150 रुपये। तो उस समय के 1000 रुपये आज के 1150 रुपये के बराबर हैं। वो कितने ले रहा है? वो 1100 ही ले रहा है। तो जो देने वाला है वो फायदे में रह गया, क्योंकि मुद्रास्फीति से कम ब्याज दे रहा है। हानि किसको होती है? उपभोक्ता वर्ग को। चीज़ें महंगी हो जाएगी। निश्चित आय वाले, डीए लगेगा नहीं, पेंशन वाले, ऋण देने वाले, लेनदार जिनको लेने हैं, बॉन्ड धारक, इन सबको हानि होती है। निर्यात क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि चीज़ महंगी हो गई। आयात बढ़ जाएगा, क्योंकि वही चीज़ अगर दूसरी जगह सस्ती मिल रही है तो हम आयात बढ़ा देंगे। सरकारी खर्च भी इसमें बढ़ जाता है। तो ये है विभिन्न वर्गों पर उच्च मुद्रास्फीति का पड़ने वाला प्रभाव। अब है मुद्रास्फीति के प्रकार, जो अपना इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है। सबसे पहले है रेंगती हुई मुद्रास्फीति। बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर इसकी दर 0 से 3% हो तो इसको रेंगती हुई मुद्रास्फीति बोलते हैं, जो ज़्यादातर हमें विकसित देशों में देखने को मिलती है। अतिस्फीति, बहुत ज़्यादा, जहाँ पर मुद्रास्फीति 3 अक्षरों में, 4 अक्षरों में दिखाई देती है, जैसे 200%, 400%। वेनेजुएला में 2022 में इसी प्रकार से बढ़ी थी। पैसे लेके हाथ में घूमते रहो, पानी की बोतल भी नहीं मिलेगी। फिर है प्रच्छन्न समिति, श्रिंकफ्लेशन। ये क्या होती है? ये होती है कि मुद्रास्फीति बढ़ गई। मान लो चीज़ें क्या हो गई? महंगी हो गई। चीज़ महंगी हो गई तो जो वस्तु है, जैसे पार्ले जी है, पार्ले जी का पैकेट आप देखते हो, अगर 90s में आपका जन्म हुआ है तो पहले 5 रुपये में इतना बड़ा आता था। फिर धीरे धीरे रुपये तो 5 का ही रखा, लेकिन उसका आकार है वो बिल्कुल छोटा कर दिया। तो मूल्य कम ना करके आकार छोटा कर दे, इसी को हम छुपी हुई स्फीति बोलते हैं, प्रच्छन्न स्फीति बोलते हैं। हेडलाइन मुद्रास्फीति CPI R+U हम जान ही चुके हैं। एक होती है कोर स्फीति। अब ये हेडलाइन मुद्रास्फीति और कोर स्फीति वाला प्रश्न हमारे RS प्री में पूछा गया था। इसका सूत्र है कि जब हेडलाइन मुद्रास्फीति में से अस्थिर मूल्य वाली वस्तु, खाद्य एवं ईंधन, अब अस्थिर मूल्य वाली वस्तुएं 2 प्रकार की होती है। कौन सी होती है? एक होती है स्थिर मूल्य वाली और एक होती है अस्थिर मूल्य वाली। स्थिर मूल्य वाली मतलब जिनमें काफ़ी समय तक मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह हो गई। ठीक है। अस्थिर मूल्य वाली बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा मूल्य में परिवर्तन होने लग जाता है। इसमें खाद्य वस्तुएं आती हैं। खाद्य वस्तुएं, टमाटर आज जाओगे 20 रुपये किलो है, पता चला 2 दिन बाद गए 40 रुपये किलो हो गए, पता ही नहीं चलता है हमें। तो अस्थिर मूल्य वाली वस्तुएं, जब ये अस्थिर मूल्य वाली वस्तुएं हैं, इनको हम किस में से घटा देते हैं? हेडलाइन मुद्रास्फीति में से, मुद्रास्फीति में से। तो फिर निकल के जो आती है वो क्या बचता है पीछे? फिर स्थिर मूल्य वाली, स्थिर मूल्य वाली वस्तुओं की जो मुद्रास्फीति है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कोर मुद्रास्फीति। ठीक है। अब ये प्री का एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये रहा, बयालीसवां क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा से कथन सही है? पहला कथन है कोर मुद्रास्फीति में खाद्य और ऊर्जा की कीमतें शामिल रहती है। हमने अभी देखा है खाद्य वाली चीज़ें हम घटाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा, हेडलाइन मुद्रास्फीति से खाद्य स्फीति बाहर रहती है, ये भी गलत है, क्योंकि हम खाद्य स्फीति मतलब स्थिर और अस्थिर दोनों मूल्य वाली कंबाइंड रहती है हेडलाइन में, R+U, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा, कोर मुद्रास्फीति की अपेक्षा हेडलाइन मुद्रास्फीति की प्रकृति ज़्यादा परिवर्तनशील होती है। सही है, क्योंकि हेडलाइन मुद्रास्फीति में हम खाद्य वस्तुओं को रखते हैं
जो अस्थिर मूल्य वाली वस्तुएं हैं वो भी हेडलाइन मुद्रास्फीति में आती है, तो उनमें बदलाव बहुत ज़्यादा होता है, तो ये बहुत ज़्यादा परिवर्तनशील होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। सी सही है इसका। तो नीचे दिए गए कूटों में से हमें चुनना है, सही उत्तर का चयन करिए। सही कथन कौन सा है? केवल ए और बी, ये नहीं है। ए और सी नहीं है, बी और सी नहीं है, केवल सी, जो 4 नंबर है, ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, इसीलिए हमारे ये जो चीज़ है ये काम में आती है समझने के हिसाब से। ठीक है, इसको हम स्टिकी इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, कोरस्फीति को। एक है स्क्यूफ्लेशन। इसमें क्या है, कुछ वस्तुएं महंगी हो जाएगी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं महंगी हो गई, कुछ वस्तुएं सस्ती हो जाएगी, खाद्य वस्तुएं सस्ती हो गई, या खाद्य वस्तुएं महंगी हो गई, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं सस्ती हो गई, तो ये स्क्यूफ्लेशन कहलाता है। अब आती है एक अपस्फीति, डिफ्लेशन, यानी चीजें कहाँ चली गई, माइनस में चली गई, ऋणात्मक में चली गई। ये मुद्रास्फीति के विपरीत होती है, अपस्फीति। मांग कम हो जाती है तो मूल्य अपने आप कम हो जाता है, स्वतः ही कम हो जाता है, बेरोजगारी बढ़ जाती है इससे, और मंदी की स्थिति होती है, और ये शून्य या नकारात्मक भी मुद्रास्फीति को ले जाती है। अब इससे अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए क्या किया जाता है, संस्फीति, रिफ्लेशन का प्रयोग किया जाता है। इसमें जानबूझ करके मुद्रास्फीति को हम बढ़ाते हैं, इसके लिए हम तरलता को बाजार में बढ़ाते हैं और अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकालते हैं। अब मुद्रास्फीति और संस्फीति। मुद्रास्फीति क्या है, अपने आप बढ़ती है। संस्फीति में हम मुद्रास्फीति को जानबूझकर बढ़ाते हैं ताकि हम अपस्फीति की स्थिति से बाहर आ सके। ठीक है, फिर स्टैगफ्लेशन, पहले पढ़ चुके हैं, उच्च मुद्रास्फीति, मंदी, बेरोजगारी, सब मिला के। अब है अवस्फीति। अपस्फीति में क्या है, ऋणात्मक है। अवस्फीति है स्टैगफ्लेशन का उपचार। इसमें क्या है, तरलता को बढ़ाया जाता है, मांग को बढ़ाया जाता है, सरकार और आरबीआई अपनी नीतियों से इसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अपस्फीति और अवस्फीति में क्या अंतर है? अपस्फीति में इन्फ्लेशन स्वतः कम होती है, अवस्फीति में जानबूझकर की जाती है। तो इसको तरलता घटती है, यहाँ पर बढ़ती नहीं है। ठीक है, ये नेगेटिव होती है और ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती। इसमें बेरोजगारी बढ़ती है, इसमें स्थिर रहती है, बेरोजगारी नहीं बढ़ती। अपस्फीति है वो अपस्फीति से बेहतर होती है। ठीक है, मंदी की स्थिति से अपस्फीति बेहतर है। संरचनात्मक मुद्रास्फीति, जब हमारा जो आधारभूत ढांचों के कारण, सड़कों के कारण, रेलवे के कारण जो मुद्रास्फीति होती है, परिवहन लागत बढ़ गई, वो संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहलाती है। धारणीय मुद्रास्फीति, सतत मुद्रास्फीति, जो हमने मान के चले कि हमारी मुद्रास्फीति 4 ± 2% रहनी चाहिए, तो इसी को हम धारणीय या सतत मुद्रास्फीति कहते हैं। जो निर्धारित दर हमने निर्धारित की है वही अगर रहे तो ये हमारी धारणीय मुद्रास्फीति है। खाद्य मुद्रास्फीति, खाद्यान्न की चीज़ें महंगी हो जाना। क्यों होती है? जनसंख्या में वृद्धि हो जाए, कालाबाजारी या जमाखोरी कर ले कोई, बाजार में उसकी कमी कर दे। बिचौलियों मध्यस्थों की भूमिका। संरचनात्मक दोष, यानी भंडारण में कमी, परिवहन में कमी, उपभोग प्रतिरूप में परिवर्तन। लोग पहले कुछ खा रहे थे, अब कुछ खाने लग गए। जैसे हम बोलते हैं कि मांस खाना गलत होता है, तो अगर मांस वाले सारे मांस अंडा छोड़ के गेहूं चावल पे आ जाएंगे, सब्जी पे आ जाएंगे, तो फिर इनकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर है जलवायु परिवर्तन, उत्पादन ही कम हुआ है, इसके कारण खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। लास्ट का टॉपिक बचा है अपना मुद्रास्फीति सूचकांक बॉन्ड, IIB। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड होता है, मैंने आपसे 1000 रुपये लिए, आपको मैंने एक बॉन्ड दे दिया, एक पेपर दे दिया जिस पर लिखा है कि मैंने आपसे 1000 रुपये लिए हैं, 10% ब्याज पर लिए हैं, 1 साल के लिए हैं, और मैं आपको 1100 रुपये 1 साल बाद दे दूंगा। ये हो गया बॉन्ड। अब क्या है,
10% पे लिए, मुद्रास्फीति 15% हो गई, तो फिर घाटा लग गया मुझे। तो बॉन्ड दे कौन रहा है यहाँ पर? सरकार दे रही है। तो आईआईबी बॉन्ड की क्या खासियत है? 1997 में शुरू किया गया था इसको, तब बोलते थे CIB, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड। इसमें सिर्फ मूलधन सुरक्षित रहता था, ना कि ब्याज। लेकिन जो IIB है उसमें मूलधन और ब्याज दोनों सुरक्षित रहते हैं। ब्याज या प्रतिफल मुद्रास्फीति से क्या रहता है? संलग्न रहता है। जैसे प्रतिफल और ब्याज जोड़ेंगे हम उसका, तो निश्चित कूपन दर यानी एक तरह का इंटरेस्ट रेट कितना है? 1.5%, 2% इतना ही रहता है इसमें। प्लस में जो मुद्रास्फीति होगी वो प्रतिशत, तो इसमें मुद्रास्फीति बढ़ेगी वो मिलेगा, प्लस में 1-2% जो कूपन दर है वो आपको मिलेगा। तो कूपन की देयता को कम कर देता है। मुद्रास्फीति कम हुई तो फिर सरकार जो बॉन्ड बेची है उसमें उसको कम रुपए चुकाने पड़ेंगे, और जो इसका प्रतिफल होता है यानी ब्याज होता है वो टैक्सेबल होता है, करयुक्त होता है। ये हमारा मुद्रास्फीति चैप्टर यहाँ पर हो गया क्लोज। अपने अमूल्य सुझाव हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि हमारा पढ़ाया हुआ आपको कितना समझ में आ रहा है, कैसे हम इसमें और कुछ ऐड कर सकते हैं। अपने दोस्तों को इस चैनल को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लें। मिलेंगे कल के लेक्चर में। कल हम पढ़ेंगे बजट निर्माण, जो हमारे प्री और मेन दोनों में। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।